गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला COIS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में G20 से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। G20 समिट के बारे में हमने पहले आपको पहली क्लास में बता दिया था कि G20 का गठन कब हुआ। ठीक है, गठन G8 सदस्य के मंत्रियों के द्वारा किया गया 1999 में। एशिया संकट के दौरान G20 का गठन किया गया और हाल ही में 18वां जो G20 का सफल सम्मेलन रहा वो भारत में हुआ। भारत की काफ़ी वाहवाही हुई। भारत ने बहुत सारी पूरे विश्व को बहुत सारी बातें सिखाने का प्रयास किया है। कुछ सांकेतिक महत्व हैं चीज़ों का, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। फिर 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं भारत मंडपम के बारे में। भारत मंडपम वही जगह है जहाँ पे G20 सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। भारत मंडपम के द्वार पे नटराज की मूर्ति लगाई गई है, इसका भी एक प्रतीकात्मक महत्व है। फिर भारत मंडपम के अंदर अतिथियों के स्वागत के दौरान डांसिंग गर्ल की मूर्ति लगाई गई, आर्टिफिशियल असिस्टेंट लगाया गया। तो इन सब के क्या महत्व हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर ये डांसिंग गर्ल का क्या महत्व है? डांसिंग गर्ल देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे जुड़ी हुई है। और भारत कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भारत एक पुरानी सिविलाइज सभ्यता है। भारत के पास एक पुराना भारतीय सभ्यता संस्कृति है जिसे लेके हम चल रहे हैं, पूरे विश्व को हमने दिखाया। और इसके दूसरा एक माध्यम ये था कि पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर भारत आखिर दिखाना क्या चाहता है पूरे विश्व को, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम भारत मंडपम के बारे में आपको बता दें कि भारत मंडपम आखिर ये मंडपम का कंसेप्ट लाया कहाँ से गया। देखिए, भारत मंडपम का जो कंसेप्ट लाया गया है वो अनुभव मंडपम से लाया गया था। अब अनुभव मंडपम क्या है? अनुभव मंडपम लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। लिंगायत संप्रदाय जिसकी स्थापना कब हुई? लिंगायत संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई। इसकी स्थापना की थी बसव ने। बसव एक संत थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिन्हें दक्षिण भारत में बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बसवेश्वर ने अनुभव मंडपम की स्थापना जो की थी, तो ये इसका उद्देश्य ये था कि जो लिंगायत संप्रदाय के संत हैं, बौद्धिक वर्ग हैं, महापुरुष हैं, उनके लिए एक अकादमी बनाई गई थी। इस अकादमी का उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंगायत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया जा सके, लोगों तक लिंगायत संप्रदाय की विचारधारा पहुंचाई जा सके, तो इससे संबंधित था। फिर अभी दूसरा ये है कि नटराज की मूर्ति। नटराज जो है शिव का नाट्य रूप है और ये सृजन से लेके विनाश तक का प्रतीक है। इनकी जो जटाएं हैं वो गंगा की जो वितरणिकाएं हैं उसको प्रदर्शित करती हैं। इनकी जो दो हाथ तो हमने आपको बता दिया, एक सृजन जिसमें डमरू है जो सृजन का प्रतीक है, दूसरे में अग्नि है जो कि पूरे विश्व का विनाश कर सकती है। फिर नीचे अभय मुद्रा में एक हाथ है, जो अभय मुद्रा आशीर्वाद का प्रतीक है, जो आपको निडर बनाता है, साहसी बनाता है। दूसरी जो है वो एक आपके नटराज के पैरों की ओर इशारा कर रही है, जो आपको कहीं ना कहीं निर्वाण की ओर इशारा करता है। फिर जो नटराज डांस कर रहे हैं वो एक बौने व्यक्ति के ऊपर डांस कर रहे हैं, जो कि सांसारिक जो मोह है, सांसारिक जो अहंकार है, उसके खिलाफ उसके उसको नष्ट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, इनका प्रतीकात्मक महत्व है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फिर ये जो सर्प है, सर्प कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। और एक प्रकार से जो ये शक्ति होती है ये मानव के बैक साइड, बैक बोन्स पे होती है, जिसमें कहा जाता है कि आप ने अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लिया है। तो ये जो एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक है। फिर अब हम जानेंगे G20 में आखिर भारत ने क्या क्या लोगों को सीख दी। पहला तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति लगाई गई थी उसका महत्व ये था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
भारत महिला सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है, महिला स्वतंत्रता कितनी इम्पोर्टेंट है विश्व के लिए। विश्व के देशों जैसे कि अफगानिस्तान में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं हैं, और भी गल्फ कंट्रीज़ में अधिकार नहीं दिए गए हैं महिलाओं को। तो महिलाओं की स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति इस वर्तमान युग में, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को करने का अधिकार है। और भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। ऐसे में पूरे विश्व को महिलाओं की स्थिति से अवगत कराना, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता फैलाना, ये भारत का उद्देश्य था। इसलिए डांसिंग गर्ल को फ्रंट पे ही लगाया गया स्वागत के लिए। फिर एआई असिस्टेंट इसलिए लगाया गया कि पूरा विश्व ये जान पाए कि भारत तकनीक के क्षेत्र में किस तरह से उन्नत कार्य कर रहा है। इसके बारे में इसके बारे में लोगों को बताने के लिए कि हम एआई के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुके हैं। वर्तमान में एआई के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियां बनाई जा रही हैं, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, यूएवीज बनाई जा रही हैं जो कि मानव रहित हैं, बिना मानव के वो चलते हैं। तो ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण हैं। तो ये भी दिखाने का प्रयास भारत ने किया। फिर संस्कृति सभ्यता का महत्व क्या है, आखिर भारत के लिए इंडो सिविलाइजेशन जो सिंधु सभ्यता है उसका महत्व क्या था, आखिर हम उस सिविलाइजेशन को लेके वर्तमान में कहाँ हैं। फिर पर्यावरण के बारे में इन्होंने काफ़ी प्रयास जो किए हैं, जैसे कि इसी G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना, क्योंकि जब भी विश्व में आर्थिक समस्याएं, आर्थिक संकट आया है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण तेल रहा है, ऑयल रहा है। और ऑयल की हम बात करें तो ऑयल ही ऐसी चीज़ है जिसका हम उपयोग करते हैं और उससे प्रदूषण होता है। लेकिन अगर बायोफ्यूल यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उससे कम प्रदूषण हो, कम हार्मफुल रहे, और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने 2003 में ब्लेंडेड एथेनॉल करके एक प्रोजेक्ट भी चलवाया था। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरण के लिए फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत ने ही किया। आज पूरे विश्व में जो विश्वतरेखी देश जितने भी हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे निर्भर देशों को बनाया जा रहा है। आप कोयले पे निर्भरता अपनी कम करें, कोयले से होने वाले प्रदूषण को कम करें, और जो लक्ष्य है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने का, उसे कम किया जा सके। ये तभी पॉसिबल है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाएंगे और उनके माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। फिर व्यापार के लिए मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का गठन हो। तो ये सब चीज़ें आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत की जो सिद्धांत है एकदम अलग हैं। भारत ने कोविड के समय की बात अगर हम करें तो कोविड के दौरान जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा, जैसे योगा की बात करें या आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करें, तो पूरे विश्व को हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ सप्लाई की, जिसके माध्यम से कोरोना जैसी महामारी से लोगों ने निजात पाई, इम्यून सिस्टम बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं WHO के द्वारा इसे सर्टिफाइड करके पूरे विश्व में आयुर्वेद को एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दवा के रूप में प्रमाण पत्र दिलाना, उनको वैधता दिलाना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर चलिए हम अब इसके थीम के बारे में बात कर लेते हैं। G20 का थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के थीम को लेके हमने काम किया, क्योंकि हमारा हमेशा से रहा है भारत एक विविधताओं का देश है, और विविधताओं की इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत एक अच्छे लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमने शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को फॉलो करते आए हैं। हमारी सभ्यता में यही रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव की नीति पे हमने काम किया है।
सभी धर्म एक साथ मिलकर एक जगह पे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, देश के विकास में अपनी भागीदारी देते हैं। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी सभ्यता हमारे साथ रही, पुरानी सभ्यता को हमने कभी छोड़ा नहीं, अपनी संस्कृति को कभी छोड़ा नहीं। तो यही दुनिया को भी हम सिखाना चाह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया जब बटी हुई है, पूरी दुनिया में कहीं गृह युद्ध की स्थिति है, कहीं पे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, असंतोष का माहौल है, एक दूसरे को उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई है, नौ उपनिवेशवाद, चीन जैसे देश। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर चाहें तो हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं, सतत विकास कर सकते हैं, पर्यावरण की समस्याओं से लड़ सकते हैं। आज जो बाढ़ की समस्या आ रही है, जो भूकंप की समस्या आ रही है, तो इससे निराकरण पाया जा सकता है। बढ़ती पॉपुलेशन है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम इस प्रकार के एक लक्ष्य को फॉलो करेंगे। तो भारत ने पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम में क्या है। फिर दूसरा ये है कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि गांधी जी के शांति समाज पे ले गए और उन्होंने ये दिखाया कि अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हमने 75 सालों में इस स्थिति तक आ गए हैं कि आज भारत जो है पूरे विश्व के केंद्र बिंदु में आ चुका है। तो अगर हम अहिंसा का माध्यम उपयोग करके, अहिंसा के माध्यम के द्वारा अपने आप को केंद्र बिंदु में ला सकते हैं, इतने ऊपर तक ला सकते हैं, तो कोई भी देश इसको फॉलो करके अपने आप को विकसित या इस लेवल तक ला सकता है। तो भारत ने पूरे विश्व को ये दिखा दिया। फिर एक सफल सम्मेलन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, अफ्रीकन यूनियन जैसे समूह को, जहाँ 55 देश हैं, ठीक है, तो इनको स्थायी सदस्यता दिलाई। स्थायी सदस्यता दिलाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों की में निवेश हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया जा सके। यहाँ के संसाधनों का, देखिए, संसाधन होना बड़ी बात है, लेकिन संसाधनों का प्रोसेस करना, उनका उपयोग करना और उनको मार्केट में लाना, इसके लिए टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सब की आवश्यकता होती है। और ये तभी पॉसिबल है जबकि G20 में अफ्रीकन संघ को शामिल कर लिया जाए। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में सरकार ने PM जीवन हो, सतत हो, गोवर्धन हो, ये 3 योजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शून्य लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी की जाए, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो किया जाए। तो ये तभी संभव होगा जब हम सोलर के क्षेत्र में काम करेंगे, हम जैव ईंधन के क्षेत्र में काम करेंगे, तो ये तभी संभव होगा। तो इसी के लिए, इस उद्देश्य से जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अपनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनाएं, उद्योग अपनाएं। इसी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन भारत सरकार के द्वारा G20 समिट के दौरान किया गया। PM जीवन के बारे में आपको बता दें, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये लगभग 2018 में, PM जीवन 2018 में स्टार्ट हुई और गोवर्धन भी 2018 में स्टार्ट हुई। और सतत के बारे में बता दें तो सतत जो है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का कंसेप्ट लाया गया कि भाई नेचुरल गैस जैसे CNG को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम को 2003 में स्टार्ट किया गया, जिसमें 10% तक एथेनॉल को पेट्रोल में ऐड करने की बात की गई। फिर इसे बढ़ा के 20% करने का अगला लक्ष्य है E20। अब फिर PM जीवन की बात करें, इसका फुल फॉर्म है जीवन ईंधन, ठीक है। अनुकूल फसल अवशेष के माध्यम से का उपयोग करके, फसल अवशेष जैसे गन्ने की खोई है, जैसे कि गेहूं सड़ गया या चावल सड़ गया, तो इनका उपयोग करके आप बायोफ्यूल बना सकते हैं। गोवर्धन जो है, गोवर्धन है ग्लेवेंजिंग ऑर्गेनिक बायो आर्गो रिसोर्स धन। इसमें गोबर के माध्यम से खाद बनाई जा सके, गोबर के माध्यम से गैस बनाई जा सके और उनका उपयोग किया जा सके। तो ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले भारत में चला रखी हैं और सेम ऐसी ही चीज़ें चलाने का इसमें रोड मैप बनाया गया है। इथेनॉल के उत्पादन में अगर हम बात करें तो संयुक्त USA के द्वारा 52% इथेनॉल का उत्पादन होता है, ब्राज़ील के द्वारा 30%, क्योंकि देखिए ब्राज़ील शक्कर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों में है। तो
शक्कर गन्ने से बनता है, गन्ने की खोई का उपयोग करके इथेनॉल बनाया जाता है। और इथेनॉल बनाने की देखिए 4 चीज़ें हैं। एक तो आप फूड क्रॉप से बना सकते हैं, दूसरा नॉन फूड क्रॉप से बना सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप जैसे जेट्रोफा से बनाया जा सकता है। फिर उसके अलावा सेवॉल से बनाया जा सकता है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नॉन फूड क्रॉप में सेलुलोज होते हैं, इनके माध्यम से बनाया जा सकता है। फूड क्रॉप में गन्ने से बनाया जा सकता है, सड़े हुए चावल, जैसे बियर बनाने की प्रोसेस में यूज़ होता है वैसे ही एथेनॉल बनाने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक जीव होते हैं जो कि जिनके माध्यम से भी बनाया जा सकता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर बात करें तो 52% अमेरिका के द्वारा, ब्राज़ील के द्वारा 30%, 3% भारत के द्वारा और लगभग 85% योगदान इन देशों के द्वारा किया जाता है। और खपत में भी बात करें तो 85% खपत इन्हीं देशों के द्वारा की जाती है। फिर जीवे सदस्य देश जो है कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। 9 देशों ने मिलकर जीवे की स्थापना की। फिर हम बात करते हैं इसी G20 समिट में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी स्थापना भी की गई है। ये G7 का जो समिट हुआ था 2021 में ब्रिटेन में, उसमें पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ये कार्य योजना लाई गई थी और इसके तहत ही ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया गया। ये चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक प्रकार से प्रत्युत्तर भी माना जा रहा है कि इसकी जगह भारत ने ये गलियारा बनाने का निर्णय लिया है। तो ये G20 में इस गलियारे पे भी बात हुई। फिर G20 शिखर सम्मेलन में और क्या विशेषताएं रही, मुख्य विशेषताएं देखिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है भारत में, ऐसे में भारत के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत ने लागू कर रखा है। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी लोगों को खाद्य मुहैया कराना पीडीएस के माध्यम से ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा और पूरे विश्व ने इसकी वाहवाही की। फिर हथियार और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने लगाने के लिए भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है फटाप, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और भी देशों को जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं उनका वो हमेशा वो बात उठाता रहा, उनकी बातें उठाता रहा। उसके ऊपर से बाली कन्वेंशन के दौरान भी आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी एक्शन लेने के लिए और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई गई, वो भारत के द्वारा ही बनाई गई। और हाल ही में G20 समिट के दौरान भी सऊदी अरब जैसे देशों ने आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। फिर स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैसा कि अभी हमने बात किया कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना, योगा को बढ़ावा देना, पूरा विश्व आज योग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पता है कि अगर कोई विश्व गुरु है तो वो है भारत, जो कि लोगों को, पूरे विश्व को बचा सकता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे एक प्रकार से लीड करना हो पूरे विश्व में। तो आज सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं और ये G20 एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, जिसमें भारत ने प्रूव कर दिया कि उसके अंदर ये सभी क्षमताएं हैं कि वो पूरे विश्व को लीड कर सकता है। फिर भारत मार्कोसुर व्यापार समझौता, मार्कोसुर के बारे में बता दूं, ये 4 देशों का, दक्षिण अमेरिका के 4 देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, इन 4 देशों का मुक्त पिता फ्री ट्रेड अलायंस है। तो भारत को भी इसमें शामिल करने का समझौता हुआ है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है, जिसमें सौर ऊर्जा, ठीक है, नेचुरल गैस, इसके अलावा बायोफ्यूल्स। तो ये जितनी ऊर्जा के माध्यम, विंड एनर्जी, तो इन सब के माध्यम से आपको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का भी समझौता इसमें हुआ है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है जो कि स्वागत के दौरान लगाई गई। ये एआई असिस्टेंट है जिसके माध्यम से स्वागत किया गया अतिथियों का। ये नटराज की मूर्ति है। सिंबल हम आपको बता चुके हैं कि इनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, ठीक है, सृजन से लेके विनाश तक का प्रतीक है। फिर अभय मुद्रा, अभय मुद्रा के बारे में आप जानते हैं, सुना होगा अगर आपने। अभय मुद्रा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के मथुरा, या आपको कहें तो
गंधार और मथुरा कलाकृतियों की विशेषता रही है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो संसार को एक प्रकार से निडर बनाता है, संसार को अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो ये अभय मुद्रा का एक महत्व है। फिर डांसिंग गर्ल के बारे में बता दें। डांसिंग गर्ल जो है सिंधु सिविलाइजेशन का आइकॉन बनाई गई थी, रिसेप्शन एरिया में रखा गया था और महिलाओं की आज़ादी से महिलाओं की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी। इसका निर्माण किसने किया था? राम तुषार और अनिल तुषार ने वर्तमान में। ऐसे डांसिंग गर्ल जो सिंधु सिविलाइजेशन में थी उसका एक इमेज, उसका एक प्रतीक, उसका एक कॉपी बनाई गई थी जिसे राम तुषार और अनिल तुषार ने बनाया था। और आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जितनी मूर्ति चाहे नटराज हो चाहे ये डांसिंग गर्ल हो, इनको जो निर्माण किया गया है मोम कास्टिंग विधि से किया गया है। मोम कास्टिंग वही विधि है जो डोकरा कला में यूज होती है। डोकरा कला के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर नटराज के बारे में बता दें। नटराज वैदिक ग्रंथों में शिव के अग्रदूत रुद्र हैं और प्राकृतिक तत्व विशेष रूप से तूफान, गड़गड़ाहट और प्रकृति की दैवी शक्तियों से जुड़े देवता के रूप में इनका महत्व है। नटराज की मूर्ति पहली बार 5वीं शताब्दी में चोल काल में बनाई गई थी और चोल राजवंश ने 9 से 11वीं शताब्दी शासनकाल के दौरान शिव के नटराज को काफी महत्व दिया और बहुत सारी जगहों पर ये मूर्ति बनाई गई, जैसे कि बृहदेश्वर में भी नटराज की मूर्ति बनी हुई है। नटराज का महत्व बता दिया कि दाहिने हाथ में डमरू है, बाएं हाथ में आग्नि है, एक सृजन का प्रतीक है, एक विनाश का प्रतीक है। फिर नीचे बौनी आकृति है जो कि भ्रम और सांसारिक विकरणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये दिखाने का प्रयास क्या है कि भाई सांसारिक जो भ्रम है, जो आपको लगता है कि ये बहुत अहंकार है, इसे सबको समाप्त किया जा सकता है। फिर नटराज की मूर्ति में आप कानों में देखेंगे तो एक साइड जो कुंडल है वो पुरुष का है, एक साइड महिला का कुंडल है। तो ये एक अर्धनारीश्वर का भी प्रतीक है नटराज की मूर्ति। अभय मुद्रा के बारे में हमने बताया कि अभय मुद्रा आशीर्वाद का प्रतीक है, भक्त को न डरने के लिए आश्वस्त किया जाता है। फिर निचला हाथ जो है ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है जो कि मोक्ष निर्वाण की बात करता है। शिव की भुजा के चारों ओर सांप मोड़ा हुआ है जो सांप कुंडली शक्ति का प्रतीक है। और जो मानव रीढ़ की सुसुप्त अवस्था में रहती है, ये कुंडलियां अगर जागृत हो जाती हैं तो मानव के अंदर सच्ची चेतना आ जाती है। फिर नटराज की जो मूर्ति ये बनाई गई थी वो 18 टन वजनी थी। इसे अष्टधातुओं से बनाया गया था जो कि भारत मंडपम में लगाई गई है। इसको तमिलनाडु के स्वामी मलाई के सहयोगियों द्वारा बनाया गया था। मंदिर को देखिए, सॉरी, नटराज की जो मूर्ति है इसे 3 निर्माण की जो प्रेरणा ली गई है वो 3 नटराज की मूर्तियों से ली गई। पहला चिदम्बरम के थिल्लई नटराज मंदिर से, दूसरा कनेरी राजपुरम की उमा महेश्वर मंदिर से, फिर तंजावुर के जो बृहदेश्वर मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भी है, तो वहाँ के नटराज से ये प्रेरणा लेते हुए इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया। इसे मोम कास्टिंग विधि के द्वारा बनाया गया। तो मैंने आपको बताया कि डोकरा कला की विशेषता है मोम कास्टिंग विधि। और एक और चीज आपको बता दूं कि नटराज की मूर्ति मोम कास्टिंग विधि से बनाई गई है। और इस मोम कास्टिंग को, डोकरा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। डोकरा कला जो है काफी फेमस कला है। ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर संभाग के में फेमस है। कोंडागांव एक जिला है, वहाँ की ये कला है। इस कला के बारे में ये है कि ये मोम कास्टिंग बनती है। इसे जलोढ़ मिट्टी के अंदर पहले मोम में डिज़ाइन बना लिया जाता है जिसकी भी आकृति बनानी हो, और उस डिज़ाइन को फिर जलोढ़ मिट्टी के अंदर रखा जाता है और उसे हीट दिया जाता है। हीट देते ही मोम पिघल के निकल जाती है और वो आकृति अंदर बन जाती है। फिर उसमें जो मेटल है उसमें तांबा, पीतल, टेन, तो ये सब पिघला के डाला जाता है, उससे आकृति का निर्माण किया जाता है। तो इसी को कहते हैं मोम कास्टिंग, जो कि डोकरा कला है। और डोकरा कला काफ़ी फेमस है और आपके प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या प्रदर्शित किया गया, देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र प्रदर्शित किया गया, रथ चक्र, इसमें 12 तीलियां हैं। इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है।
किसने बनवाया, ठीक है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में उसकी इमेज लगाई गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको बता दें कि भारत में 3 फेमस विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त ने कब की थी? ये 5वीं शताब्दी में लगभग हुई थी और इसको बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। तो ये विक्रमशिला हो गया। उसके अलावा तंजावुर पेंटिंग के बारे में भी इसमें दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। तंजावुर पेंटिंग जो है वो दक्षिण भारत के तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर की पेंटिंग काफ़ी फेमस है। और इस पेंटिंग में ज़्यादातर धर्म ग्रंथों से संबंधित पेंटिंग बनाई जाती है। इसे लकड़ी में बनाया जाता है, लकड़ी की प्लाइयों में बनाया जाता है। और इसे जो है नायकों ने संरक्षण दिया था। बाद में मराठाओं का वहाँ पे राज हुआ, मराठाओं से काफ़ी प्रभावित हुई। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ये देखना है कि भाई G20 समिट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लाई गई और वो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जैसे तंजावुर कला के बारे में पूछा जा सकता है, डोकरा कला के बारे में पूछा जा सकता है, विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में, और कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ के बारे में, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। और हमेशा ये प्रयास करिए कि हमेशा हमके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें एनालिटिकल अप्रोच रखनी है। हमें ये देखना है कि आखिर इस क्वेश्चन माने इस टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में कैसे फॉर्म किया जा सकता है मेंस में, प्री में। तो ये आपको ध्यान देना है। थैंक यू, धन्यवाद।